स्टार्ट करें स्टार्ट। चलो करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलो बेसिकली एक बार याद दिलाओगे कल अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया था? कल हम लोगों ने सारा प्लानिंग और प्लानिंग के फंक्शंस के बारे में, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, राइट? अच्छा, हम लोगों ने बेसिकली शुरुआत कैसे किया था? शुरुआत में सबसे पहले हम लोगों ने प्लानिंग के मीनिंग के बारे में डिस्कशन किया था, राइट? प्लानिंग के मीनिंग के बाद बेसिकली हम लोगों ने थोड़ा सा प्लानिंग के डेफिनेशन के बारे में चर्चा किया था और उसके बाद हम लोगों ने एक एक उसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझने की कोशिश की थी, ठीक है? सो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग वही चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाँ, चलो आज अपन बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करेंगे। एनी आइडिया व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग एज पर यू? कभी सुना है आप लोगों ने ये वर्ड ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, अरेंजमेंट, ठीक है। कुछ और ऐड करोगे क्या इसमें? अरेंजमेंट का मतलब क्या? अरेंजमेंट करने की बात चल रही है यहाँ पे। व्हाट आर वी ट्राइंग टू अरेंज एज अ बिजनेस? बिजनेस अरेंज कर रहे हैं? नहीं, क्या लग रहा है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? इट्स ओके, सही सही गलत गलत जितना भी आपको जम रहा है उतना बता दो। मतलब जो बिजनेस के जो फंक्शंस है वो मैनेजर या फिर जो वो संभालता है उसके अंडर कंट्रोल में होना चाहिए। उसके कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है, सही जा रहे हो। इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करके आपको एक एक करके चीज़ बताता हूँ, सीधी सी बात करता हूँ। सबसे पहले प्लानिंग में अपन ने कल क्या डिस्कस किया था? प्लानिंग में बेसिकली हम लोगों ने इतना डिस्कस किया था कि नोज एंड ओडोनल जो है वो अपने को 4 चीज़ें बताते हैं। कौन सी 4 चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले वो बंदा अपने को क्या बोलता है? What is to be done? सेकंड क्या बताता है? how it is to be done? थर्ड अपने को क्या बताता है? when it is to be done? फोर्थ अपने को वो क्या बताता है? आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, एक बार आप लोगों ने अपना सारा प्लान बना दिया कि बॉस मेरे को ये गोल मेरा अचीव करना है, राइट? गोल बनाने के बाद मेरा जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप मेरा क्या होता है? जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है मेरे को उसको उठा के एक जगह पे लाके रखना पड़ेगा। इसका सिंपल से सिंपल अगर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मान के चलो एग्जाम के 1 महीने पहले अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मेरे को ये एग्जाम क्रैक करना है, मेरे को ये एग्जाम पास होना है, सो दिस इज द प्लान विच यू हैव मेड इन योर माइंड, राइट? लेकिन ये प्लान को आप एग्जीक्यूट कब कर पाओगे? एग्जीक्यूट आप तब कर पाओगे जब जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है वो सब आपके पास एक जगह पे अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके साथ 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। मान के चलो पेपर के 15-20 दिन पहले आपका ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे को पिछले 10 साल के पेपर को सॉल्व करना है और जो भी मेरे को चीज़ें नहीं समझ रही है उसको मेरे को अच्छे से पढ़ के दोबारा से क्लेरिफाई कर देना है, सो दैट आई कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन माई 12th स्टैंडर्ड, राइट? सो दिस इज द प्लान विच यू हैव मेड इन योर माइंड। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, 10 साल के पेपर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जरूरी बात तो ये है कि आपको 10 साल के पेपर एक जगह पे इकट्ठे करने होंगे, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपके पास 10 साल के पेपर एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे उसको सॉल्व करने की बात ही पैदा नहीं होती है, राइट? सो इन प्लानिंग स्टेज हम लोग क्या करते हैं? इन प्लानिंग स्टेज हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लान करता है कि मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, मेरे को टॉप 10 कंपनी में आना है, टॉप 5 कंपनी में आना है। लेकिन टॉप 5 कंपनी में आने के लिए सबसे पहले तो मेरे को काम चालू करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक मैं काम चालू नहीं करूंगा मेरा बिजनेस ही चालू नहीं होगा, और जब तक मेरा बिजनेस ही चालू नहीं होगा तब तक मैं टॉप 5, टॉप 10, टॉप 3 कंपनी तक पहुंच भी नहीं सकता हूँ, राइट? सो मेरे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले, मेरे प्लान्स को एग्जीक्यूट करने से पहले, वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो नेसेसरी चीजें हैं उन सब के सब चीजों को एक साथ लाना, इकट्ठा करना इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। सीधी सी बात करता हूँ मैं आपके साथ। मान के चलते हैं अगर बेसिकली हमको कुछ गाड़ी बनानी है या मोबाइल फ़ोन बनाना है, ठीक है? लेट अस से सैमसंग का एग्जांपल लेते हैं। अब सैमसंग ने डिसाइड किया है कि मेरे को क्या करना है? फोल्डेबल फ़ोन बनाना है। तो फोल्डेबल फ़ोन बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? फोल्डेबल फ़ोन बनाना है, दिस इज द प्लान।
इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को सारे के सारे रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, डिस्प्ले को भी इकट्ठा करना पड़ेगा, ऐसी डिस्प्ले को जो कहीं ना कहीं फोल्डेबल में ब्रेक ना हो, टूटे ना हो, वो सस्टेन रहे। और बाकी जितने भी एसेसरीज एक मोबाइल फोन में लगते हैं, ये सारी की सारी एसेसरीज को इकट्ठा करना इज बेसिकली नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। सो प्लानिंग में आप डिसाइड करते हो कि आपको करना क्या है, एंड जो भी आपको करना है वो करने से पहले आपको सारी की सारी चीजें एक जगह पे होना बहुत जरूरी है, और सारी की सारी चीजों को एक जगह पे लाने को ऑर्गेनाइजिंग बोला जाता है अपने ओसीएम के सिलेबस के हिसाब से। आर यू अंडरस्टैंडिंग अपन क्या कर रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो बंदा है, अभी आई टॉक यू इन अ वेरी सिंपल मैनर, राइट? अभी ये क्लासेस है, ये क्लासेस का एम है कि बॉस हमको पीसीएमसी में क्या करना है, टॉप मोस्ट क्लास बनना है। लेट अस से ये उनका आइडियोलॉजी है, ये उनका थॉट प्रोसेस है। अब उनका क्या मानना है कि हमारे पीसीएमसी में हम लोग मोनोपोली होना चाहिए। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि बॉस हम लोग ही सिर्फ सर्वाइव करेंगे, हमारे सिवा और कोई टॉप लेवल में सर्वाइव नहीं करेगा। सो ये उनका प्लान है। अब इस प्लान को अचीव करने के लिए, इस प्लान को फुलफिल करने के लिए आपको नहीं लगता है सबसे पहले तो उनको टॉप क्लास फैकल्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह पे लाना पड़ेगा, नंबर 3 स्टूडेंट्स को एक जगह पे लाना पड़ेगा, और ये फैकल्टीज के जरिए पढ़वा के स्टूडेंट्स का रिजल्ट के जरिए हम लोग उस टास्क तक पहुंच सकते हैं। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज नथिंग बट ब्रिंगिंग ऑल द रिसोर्सेज which is required to execute the plan, which is required to implement the plan। क्योंकि जब तक रिसोर्सेज एक जगह पे होंगे नहीं तब तक आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, एंड जब तक आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के पोजीशन में नहीं हो तब तक आपका प्लानिंग यूजलेस है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग का पहला हिस्सा, ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग का पहला एस्पेक्ट। इसका दूसरा एस्पेक्ट मैं बताता हूँ। मान के चलो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए 4 फैकल्टीज चाहिए, ठीक है? हम इन लोगों ने क्या किया, 4 सब्जेक्ट्स के लिए 4 अलग अलग फैकल्टीज को लाके खड़ा कर दिया। एट द सेम टाइम इन्होंने प्लान किया कि सीए के साथ साथ हमको सीएसपी चालू करना है। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, 4 फैकल्टीज है, 4 सब्जेक्ट है, एक दूसरा कोर्स यहाँ पे अगर एडिशन होता है तो कौन सा इंसान कौन से सब्जेक्ट्स लेगा, इस चीज को भी बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग की कैटेगरी के अंदर डालना है ना? अब इसको थोड़ा सा मैं और अगर आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूँ, मान के चलो आप लोगों ने अगर कॉल सेंटर में भी देखा होगा तो कॉल सेंटर में ये लोग क्या करते हैं ना, एक्सपीरियंस के बेसिस पे पोजीशन बढ़ती जाती है। शुरू में आप कॉल्स उठाते हो, लेकिन जैसे जैसे करके आपके लिए 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हो, रेगुलर कॉल्स नहीं उठाते हो, सिर्फ एस्केलेशन वाले कॉल्स उठाते हो, यानी जो मुसीबत वाले कॉल्स हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इन लोगों को क्लास चलाने के लिए 10 लोगों की जरूरत है, राइट? कहने से 10 लोग तो उन्होंने अपॉइंट कर लिया, अब ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन इंसान क्या काम करेगा। एग्जाम्पल, बाहर रिसेप्शन के लिए 3 मैडम अपन बैठेंगे, लेक्चर्स के लिए 4 लोग अपने को लगेंगे, पूरा का पूरा क्लीनिनेस के लिए, चाय पानी के लिए अपने को 1 पर्सन लगेगा। तो स्पेसिफिक पर्सन को स्पेसिफिक ड्यूटी देने के काम को भी ऑर्गेनाइजिंग के कैटेगरी के अंदर डाला होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग अपन क्या बात कर रहे हैं? सो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज नथिंग, प्लानिंग इज डिसाइडिंग व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, और व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू वो एग्जीक्यूट करने से पहले हमको सारी की सारी चीजें एक साथ लानी होगी, इकट्ठा लानी होगी। सो ब्रिंगिंग मैन, ब्रिंगिंग मशीन्स, ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल, सारी की सारी चीजों को इकट्ठा लाना फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्लान इज बेसिकली नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। इसका और सिंप्लीफाई करके मैं आपको इतने एग्जांपल्स इसके लिए बता रहा हूँ ताकि एग्जांपल्स अगर आप अपने आंसर शीट में कोड करोगे तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। टाटा मोटर्स को गाड़ी बनानी है, टाटा मोटर्स को अगर गाड़ी बनानी है तो गाड़ी बनाने के लिए उनको टायर की भी जरूरत पड़ेगी, उनको स्टील की भी जरूरत पड़ेगी, उनको स्पीडोमीटर की भी जरूरत पड़ेगी, उनको इंजन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी की सारी चीजें इकट्ठा करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और ये काम कौन करेगा उसको भी ड्यूटी असाइन करना इज कंसीडर्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। दिस इज सिंपल फंडा, एज सिंपल एज इट कैन बी। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? अगेन यहाँ पे भी 3 डेफिनेशंस प्रोवाइड की हुई है, तीनों के तीनों डेफिनेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी डेफिनेशन आपके हिसाब से आपको परफेक्ट लगता है आप उसको लेके आगे बढ़ोगे। मेरे हिसाब से प्लानिंग के केस में हम लोगों ने नूस एंड ओडोनल का डेफिनेशन लिया था, तो ऑर्गेनाइजिंग में भी उसी का डेफिनेशन लेते हैं क्योंकि इस बंदे का डेफिनेशन क्लासिक है। बाकी सबके डेफिनेशन मेरे हिसाब से मेरे को थोड़े से अधूरे लग रहे हैं और कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। ठीक है, चलो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग अपन ने डिस्कस किया। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर सच एज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, ग्रुपिंग देम, अरेंजिंग देम प्रॉपरली। क्यों हम लोग अरेंज कर रहे हैं? ताकि हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें।
ह्यूमन रिसोर्सेज को भी साथ में ला रहे हैं, फिजिकल रिसोर्सेज को भी साथ में ला रहे हैं, पैसे को भी एक साथ में ला रहे हैं। सब चीजें जब हमारे पास अवेलेबल होंगी तब जाके हम लोग हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के केपेबल बनेंगे। अगर ये रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तब हम एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। क्या है ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। इस प्रोसेस के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान रहे हैं कि प्लान है, ये प्लान को फुलफिल करना है, ये प्लान को फुलफिल करने के लिए मेरे को क्या क्या लगेगा। सो वी आर आइडेंटिफाइंग द थिंग्स। कार बनाना है, कार बनाने के लिए मेरे को क्या क्या लगेगा? मेरे को टायर की भी जरूरत पड़ेगी, मेरे को सीट की भी जरूरत पड़ेगी, मेरे को बैटरी की भी जरूरत पड़ेगी, मेरे को स्टील का भी जरूरत पड़ेगा, मेरे को एम्पलीफायर का भी जरूरत पड़ेगा, छोटा सा साउंड सिस्टम कार के अंदर इनबिल्ट करना है, मेरे को इंजन की भी जरूरत पड़ेगी। सो आइडेंटिफाइंग द थिंग्स, राइट। आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, उसके बाद जो भी चीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है उसको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे पास वो चीजें हमारे स्टॉक में अवेलेबल नहीं होगी तब तक हम लोग उसको कार के फॉर्म में यानी फिनिश गुड्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड जब तक फिनिश गुड्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक फिनिश गुड्स बनेगा नहीं, जब तक बनेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, जब तक बिकेगा नहीं तब तक पैसे नहीं आएंगे, जब तक पैसे नहीं आएंगे आपका प्लान एकदम यूजलेस है, उसको कचरे के डब्बे में डाल दो। समझ रहे हैं अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मोटिव है। व्हाट इज दैट मेन मोटिव? दैट मेन मोटिव इज टू अर्न मनी, दैट मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, राइट। सो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर जो भी आइडेंटिफाई किया है उसको उठा के लाएंगे। किसको लाएंगे? रिसोर्सेज को लाएंगे। रिसोर्सेज के अंदर मैन यानी यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है। मैन के अलावा मनी को बेसिकली कैपिटल के इसमें डाला जाता है। यू नो व्हाट इज कैपिटल? अकाउंट्स में पड़ा है, ऑल द मनी व्हिच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो सारा का सारा पैसा जो बिजनेस में आप इन्वेस्ट करोगे, ले आओ ना उसको, टेबल पे रखो ना, टेबल पे रख के बात करेंगे कि अपन कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना नहीं बढ़ सकते हैं। आप प्लान में बना सकते हो कि मेरे को 50 करोड़ बैंक फंडिंग देगा, 50 करोड़ बैंक फंडिंग देगा ना, ले आओ पहले 50 करोड़, बाद में बात करते हैं। आप बोलोगे कि 50 करोड़ बैंक पैसे देगा, उन पैसों से मैं मशीन खरीदूंगा, उस मशीन से मैं प्रोडक्शन करूंगा, और प्रोडक्शन करने के बाद उन प्रोडक्शन के जरिए मैं फिनिश गुड्स को बेचूंगा। ये सब चीजें तो बात की बात होगी। आपको वो फिनिश गुड्स बनाने से पहले मशीन का पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले वो पता करो, बाद में बाकी के सपने देखना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों का ऐसा मेंटेलिटी होता है कि खूब लवकर सीए होना, 2025 चल रहा है, 2030 तक सीए बन के आगे जाऊंगा। अरे फाउंडेशन पहले क्लियर करेंगे, फर्स्ट स्टेप है ना। फाउंडेशन पे अगर मान के चलो हमको 3-4 अटेम्प्ट लग रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आपने जो प्लान बनाया है वो रियलिस्टिक प्लान नहीं है। रियलिस्टिक प्लान बनाने के लिए आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना आपका प्लान कचरे के डब्बे में, राइट। आपको क्या करना है? मैन को भी एक साथ लाना है, मनी को भी एक साथ लाना है, मटेरियल और मशीन। मटेरियल यानी किसकी बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। मशीन यानी क्या बात कर रहे हैं? इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो आपका रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में बना के तैयार करेगा। इन सारी की सारी चीजों को इकट्ठे करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। बताओ व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ व्हाट? नंबर 1 आइडेंटिफाई, पहले क्या चाहिए वो जानेंगे, फिर जो हमने जाना है उसको क्या करेंगे? खरीद के लाएंगे, है ना। हमको पता चला कि बॉस हमको ये चीज बनाना है तो ये टायर का जरूरत पड़ेगा, वो टायर खरीद के लाएंगे। रॉयल एनफील्ड गाड़ी देखी है आप लोगों ने सबने? अगर आपके लिए जानकारी के लिए मैं बताऊं, आपको पता होगा रॉयल एनफील्ड के बाइक्स के अलग अलग वेरिएंट होते हैं, राइट। अलग अलग वेरिएंट बोलने का मतलब क्या है? अगर आपको गाड़ी पहाड़ों में लेके जाना है तो उसके लिए अलग मॉडल है, अगर आपको सिटी में यूज़ करना है तो उसके लिए अलग मॉडल है, अगर आपको लंबे टूर के लिए सिर्फ सीधे सीधे रास्ते पे घूमना है तो उसके लिए अलग मॉडल है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हिमालयन बाइक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती है, अगर आपको पता होगा तो, राइट। सो जो बाइक हमको बनाना है उसके हिसाब से हर एक बाइक का टायर अलग होता है। आपने सुना है हंटर करके एक गाड़ी आई है उनकी, सो दैट हंटर बाइक इज डिजाइन फॉर सिटी लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, लाइट वेट गाड़ी है, बड़े आराम से आप चलाओ, राइट। जो एक्चुअल पुरानी बुलेट है, अगर आप लोगों ने देखी है उसको, प्रॉपर बुलेट बात कर रहा हूँ, पूरी लोहे की जो गाड़ी होती है, वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि हाँ बाबा वो राजदानों की जायदाद है, उनकी गाड़ी है, राइट। वो कहीं ना कहीं शौक पालने के लिए उस गाड़ी को चला रहे हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ व्हाट? आइडेंटिफाइंग, नंबर 2 ब्रिंगिंग, नंबर 3 किसको ला रहे हैं हम लोग? रिसोर्सेस को। रिसोर्सेस के अंदर क्या क्या आ जाता है? मैन, सेकेंड, तीसरा, चौथा, व्हाट इज फर्स्ट? मैन, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी आपको याद दिलाने के लिए मैं सिर्फ इसको 4M बोल सकता हूँ क्या? 4M को आइडेंटिफाई करना है, 4M को आइडेंटिफाई करके 4M को बिजनेस के अंदर लाना है।
है ना? क्या है वापस एक बार याद दिलाओ, एम फर्स्ट एम मैन, सेकंड एम इज, थर्ड एम इज, फोर्थ इज। सर मेरे को बताओ आपके प्लान के हिसाब से जो जो मटेरियल हमको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए था वो सब मटेरियल हम लोगों ने इकट्ठा करके लाया है। अब क्या करना है, अब जो मटेरियल आपने लाया है ना उस मटेरियल को रिस्पेक्टिव पर्सन को बांट के उसको काम पे लगा दो, क्योंकि जब तक आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करवाने के लिए शुरुआत नहीं करोगे तब तक आपका फिनिश गुड्स बन के तैयार ही नहीं होगा, है ना? ये देखो यार यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, एंड ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, वेज डिसाइड करते हैं कि हम लोग कैसे इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, राइट? इसके डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं। हम लोग सबसे बढ़िया जो डेफिनेशन लेंगे वो नूस एंड ओडोनल का लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग के बारे में भी इसके बारे में समझा, एंड ऑर्गेनाइजिंग का जो डेफिनेशन है ये आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रटवा देगा। अगर एक बार आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रटवा देगा ना तो डेफिनेशन में भी वही चीज़ लिख के आना, उसके मीनिंग में भी वही चीज़ लिख के आना, खाली थोड़ा सा एलाबरेट करके लिख के आओगे तो यहाँ पे मार्क्स मिलने के चांसेस है, ठीक है? ये देखो नूस एंड ओडोनल यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो ये बंदा बोल रहा है ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। क्या है फर्स्ट? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। क्या है फर्स्ट? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू अकम्प्लिश द गोल एंड प्लान्स, द असाइनमेंट ऑफ दिस एक्टिविटीज टू अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज का मतलब क्या है, मैन मटेरियल इन सारी की सारी चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पे लाओ, और जो भी आपने मटेरियल लाया है 4M लाया है, ये 4M को आप रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हाथ में दे दो। आप मेरे को बताओ, आपने पैसा लाया है, मनी लाया है, ये मनी किसके हाथ में दोगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट के हाथ में दोगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट उस पैसों को खर्चा करके क्या लाएगी? रॉ मटेरियल लाएगी। तो जो रॉ मटेरियल आया है वो किसके हाथ में दोगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हाथ में दोगे। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो जो मशीन आएगी वो किसको दोगे? वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दोगे। सो कैन आई से ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड असाइनिंग टू डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड असाइनिंग टू डिपार्टमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग अपन कर क्या रहे हैं? पहले तो रिसोर्सेस को लाएंगे, और जो रिसोर्सेस को हमने लाया है इन रिसोर्सेस को रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को देंगे ताकि वो लोग क्या कर सके? अपना काम कर सके। अगर हर एक इंसान अपना अपना काम फुलफिल करेगा ऑटोमेटिकली अपना घर चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, चार दो जितने भी फैकल्टीज है आप मान के चलो, एक आपके इकोनॉमिक्स के लिए, एक आपके अकाउंट्स के लिए, ठीक है, एक आपके ओसी और एसपी के लिए है, और एक आपके मैथ्स के लिए। मेरे को बताओ, इफ आई एम डूइंग माई जॉब, इफ मैथ्स वाले सर इज डूइंग हिज जॉब, इफ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स वाले सर इज डूइंग हिज जॉब, तीनों के तीनों अगर अपना अपना काम कर रहे हैं तो डोंट यू थिंक सो आपका भी पर्पस फुलफिल हो रहा है, हमारा भी पर्पस फुलफिल हो रहा है। तीनों में से अगर किसी एक ने भी बेसिकली एक स्टेप पीछे ले लिया तो दिस कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू फॉर देम एज वेल। समझ रहे हो मेरी बात क्या कर रहा हूँ? इन्होंने क्या बोला? ऑर्गेनाइजिंग ऑफ मेन, सबके सब फैकल्टीज को एक साथ लाके खड़ा कर दिया है। अब जो फैकल्टीज आए हैं उनको रिस्पेक्टिव काम दे दिया। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स आप देखेंगे, मैथ्स आप देखेंगे, ओसी और एसपी आप देखेंगे। कैन आई से मेन को लाया और मैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटा तब जाके ये लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने हमारा 12th का बैच सक्सेसफुली हैंडल कर दिया है। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? यस। सो व्हाट इज द फर्स्ट एक्टिविटी? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। क्या है फर्स्ट चीज? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। सेकेंड क्या बोल रहे हैं कि जो भी एक्टिविटीज को आपने ग्रुप किया है उसको आप रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को हैंड ओवर कर दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, किसका डेफिनेशन अपन याद करेंगे? नोज एंड ओडोनल। कौन है डेफिनेशन वाला? नोज एंड ओडोनल। क्या बोलता है ये बंदा? फर्स्ट चीज में क्या बोल रहा है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। सेकेंड चीज में क्या बोल रहा है? तीसरा चीज देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अथॉरिटी, डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन। यू नो व्हाट इज अथॉरिटी, डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन? अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? किसी को सौंपना, किसी को देना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे। एग्जाम्पल, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तीन अलग अलग डिपार्टमेंट है। मेरे को बताओ फाइनेंस डिपार्टमेंट का यहाँ पे मेन काम क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का यहाँ पे मेन पर्पस क्या है? आपको मैं आपके साथ में बात करता हूँ नितिन गडकरी साहब की। जानते हो आप इनको? नितिन गडकरी कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर? नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हाईवे अथॉरिटी वाला। नितिन गडकरी साहब का एक स्टेटमेंट था थोड़े समय पहले रिगार्डिंग बिल्डिंग ऑफ हाईवेज, रिगार्डिंग बिल्डिंग ऑफ नेशनल हाईवेज।
उस बंदे ने पता है क्या बोला था, तुमको जितना पैसा मांगता है ना उतना पैसा मैं तुमको हाईवे बनाने के लिए देता हूँ, लेकिन हाईवे ऐसा बनना चाहिए कि चंद घंटे के अंदर वन स्टेट से दूसरे स्टेट तक हम लोग ट्रांसफर होना चाहिए। आपने को साला इधर से लेकर हिंजवड़ी जाने के लिए 1.5 घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है अगर बारिश पड़ जाए तो, राइट। एंड कहीं ना कहीं वी आर एमिंग एक स्टेट से दूसरे स्टेट चंद घंटों के अंदर। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। समृद्धि हाईवे इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इट। हाँ, एक्सीडेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि वो न्यू हाईवे है। जब तक वहाँ पे लोग आना जाना शुरू करें तब तक थोड़ा सा फियर है, तब तक थोड़ा सा थ्रेट है, लेकिन दिस इज पॉसिबल। समझ में आ रहा है अपन क्या बात कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, अथॉरिटी एंड डेलीगेशन का मतलब क्या है, इमेजिन करना। मेरी बात ध्यान से समझना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज के ऊपर मैनेजर होते हैं, मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर होते हैं, और सीनियर मैनेजर के ऊपर कंपनी का जो टॉप ऑफिसर होता है, कंपनी का जो टॉप ओनर होता है वो होता है, राइट। सो टेल मी वन सिंपल थिंग, जब तक मैं मैनेजर के हाथ में पावर नहीं दूंगा, किस चीज का पावर सर, कि आपके नीचे जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अगर वो सही से काम नहीं कर रहे तो उसको निकालो। इफ यू डोंट हैव दिस पावर, आप कितना भी बोल वचन करो, तुम्हारा बोलने का कुछ काम नहीं, तुम्हारे पावर का कुछ काम नहीं। जस्ट इमेजिन करो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं, आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, हमारे आपको पता है हमारे भारत में वॉर लाइक सिचुएशन के समय सामने वाले कंट्री को किल करना है, अटैक करना है, नहीं करना है, ये पावर किसके पास है? होम मिनिस्टर के पास है। ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। होम मिनिस्टर अप्रोच करता है किसको? प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन पे। लेकिन हमारे यहाँ पे मोदी साहब खुद ही घुस जाते क्या, तुम्हारा पावर है तुम अपने पास रखो, हमको जो समझेगा हम वो करेंगे। क्यों? उनके पास अथॉरिटी है। If he has the authority, they can kill any time. Again मैं आपके साथ बात करता हूँ, आपने द गाजी अटैक करके अगर वो देखी होगी तो द गाजी अटैक के अंदर वो जो पुराना ऑफिसर था सरदार साहब, उनके दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ थी, हमारे पास ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है, इसके लिए हम ठोक नहीं सकते। सो अर्लियर गवर्नमेंट के अंदर हम लोग हमेशा ऑर्डर का वेट करते थे। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे होता है अथॉरिटी। लेकिन कहने से जब जरूरत पड़े बिना ऑर्डर के भी ठोक देना, बाद में सॉरी बोलना मानता है, जमता है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ये समझा रहे हैं, है ना? सही है ना? यस। चलो, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? फर्स्ट चीज़ें देखो यहाँ पे, अभी इसके इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले है फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? एग्जाम्पल, 12th के भी बच्चे हैं, CA के भी बच्चे हैं, CS के भी बच्चे हैं, 11th स्टैंडर्ड के भी बच्चे हैं। जब आप बाहर जाते हो, इंक्वायरी वाले काउंटर पे जाते हो, उनको बोलते हो मेरे को लेक्चर का एक्सेस चाहिए ऐप पे, तो क्या वो सब लेक्चर का एक्सेस दे देंगे? पकड़, CA का भी पकड़, CS का भी पकड़, 12th का भी पकड़, 11th का भी पकड़। कहना से दे विल फर्स्ट आस्क यू, दे विल फर्स्ट चेक कि आप कौन से ईयर को बिलोंग करते हो, वेदर यू बिलोंग टू 11th और यू बिलोंग टू 12th, वेदर यू बिलोंग टू 12th प्लस CA, तो उसके हिसाब से आपको लेक्चर का एक्सेस दिया जाता है। सेम वे ये लोग कर रहे हैं कि जिसका जो काम बनता है उसके हिसाब से अगर आप फंडिंग अलॉट करोगे, उसके हिसाब से अगर आप रिसोर्सेस अलॉट करोगे तो इट विल बी बेटर। इमेजिन करो, एक लॉयर को आप बोल रहे हो कंपनी का अकाउंट्स बना के दे, और एक CA को बोल रहे हो जाके कोर्ट में केस लड़, दोनों के दोनों माटी खाएंगे, दोनों के दोनों माटी खाएंगे। एक CA को अगर आप बोलोगे कि कंपनी का जाके कंप्लायंस काम कर दो, नहीं कर पाएगा, उसमें दम नहीं है, उसमें नॉलेज नहीं है, नॉलेज है भी बट उसके पास पावर नहीं है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप एक CS को बोलोगे कि जाके आप टैक्सिंग का काम करो, अकाउंटिंग का काम करो, सेम उसके पास भी नॉलेज नहीं है। हर एक का अपना स्पेशलाइजेशन है, अपने अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अगर आप आगे जाओगे तो बहुत लंबे जाओगे, एक दूसरे के साथ पेड़ में घुसोगे तो वहीं पे खत्म हो जाओगे। दिस इज व्हाट दिस प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू से। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जिसका काम उसी को समझे। किसी थर्ड पर्सन को अगर दोगे तो आपका बिजनेस फ्लॉप होना नक्की है। समझ रहे हैं क्या अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? सेकेंड पॉइंट्स में देखो क्या है, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? खासियत। आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं पिछले 5 साल से, पिछले 6 साल से लॉ पढ़ा रहा हूँ, ऑल ऑफ सडन अगर आप मेरे को बोलते हो कि सर चलो टैक्सेशन पढ़ाओ, पढ़ा तो लूंगा मैं, इतना क्वालिफिकेशन हासिल किया है तो इतना तो कर ही लेंगे अपन। लेकिन कहना से जब बात स्पेशलाइजेशन की आती है ना, तो शायद उतना स्पेशलाइजेशन अपने को नहीं दिखेगा। आपको बेसिक लाइफ एग्जांपल बताऊं, यू कैन नॉट आस्क अ बॉलर टू स्कोर अ सेंचुरी। बॉलर का मेन काम यहाँ पे क्या होता है, वो विकेट लेके अपनी टीम को बॉलिंग फील्ड से संभाल सकता है। बैट्समैन का यहाँ पे मेन काम होता है कि वो बैटिंग के स्किल से अपनी टीम को आगे लेके जा सकता है। यू कैन नॉट आस्क अ बैट्समैन कि भाई चल 10 के 10 विकेट ले। श्रीलंका के प्लेयर ने लिया था, वो अलग बात है, अगर आपको पता है तो। क्या नाम है उसका?
जानते हैं? मेंडिस करके एक प्लेयर आया था, नवा खिलाड़ी T20 के केस में, इंडिया को मेरे ख्याल से 50-60 के अंदर उसने 7-8 तो विकेट ऐसे ही उड़ा दिए थे मस्ती में। हाँ, समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। सर स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? एक मेरी बात ध्यान से समझना, जो बंदा कंटिन्यूस बेसिस पे अपना काम कर रहा है, राइट, एंड टीचिंग लॉ कंटिन्यूसली, तो कहीं ना कहीं लॉ में जो स्पेशलाइजेशन है वो अपन हासिल करते जाएंगे। उसी तरीके से वहाँ पे जो बंदा चाय बना रहा है, अगर पिछले 5 साल से वो चाय बना रहा है तो वो आंखें बंद करके भी चाय बनाएगा ना, ऑटोमेटिकली उसकी चाय वही टेस्ट की अपन सबको पीने को मिलेगी, राइट। सो ये स्पेशलाइजेशन हासिल कब होता है? जब हम उस चीज़ को दोबारा करेंगे, बार बार करेंगे, एक इंसान को उसी का काम अपन बार बार देंगे। हाँ, तीसरा यहाँ पे क्या बता रहा है? डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली? डिफाइन द जॉब प्रॉपरली मतलब जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, यहाँ पे मेरे को अपॉइंट किया है, मेरे को अपॉइंट करने के बाद यहाँ पे मेरे को बोला है कि सर आप इंक्वायरी भी देख लेना, आप क्लासेस लॉ भी पढ़ा लेना, और जब आकर कभी आपको लगता है कि यार लॉ पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गया तो आप अकाउंट्स और बाकी सब्जेक्ट मैथ्स भी पढ़ा लेना। आप मेरे को बताओ, सारे के सारे रोल्स अगर आप एक ही एम्प्लॉय के ऊपर दोगे ना तो वो अपना स्पेशलाइजेशन नहीं बना पाएगा। तो जब भी आप अपने एम्प्लॉय को, जब भी आप अपने मैन को, जब भी आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को एक जगह पे लाओगे ना, उससे आपको क्या काम करना है ये आप उसके शुरू में एक खोपड़ी में बिठा दो। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, आई एम स्टैंडिंग हियर, यहाँ खड़े खड़े बाहर अगर 3 इंक्वायरी खड़े हैं ना, तो मेरे दिमाग में चलेगा कि मैं पढ़ाना छोड़ के मैं पहले 3 इंक्वायरी को एंटरटेन करता हूँ, क्योंकि 3 एडमिशन हो गया तो 3 एडमिशन का पैसा मेरे अकाउंट में आएगा। बता रहा हूँ, ये फैक्चुअली चीजें चलता है दिमाग में लोगों के। इसके लिए कभी भी सर लोग को, कभी भी टीचर्स लोग को, कभी भी एजुकेटर्स लोग को एडमिन के साथ मर्ज नहीं करते, क्योंकि अगर इन दोनों को कभी आपस में मर्ज कर दिया तो इनके दिमाग पे यहाँ पे चलते चलते आपको बोलेंगे 2 मिनट रुको जरा पानी पी के आता हूँ, पानी पीने के चक्कर में 2 एडमिशन करके आ गए, तुम भी खुश, मैं भी खुश, पैसा आया, पढ़ाना गया तेल लेने। समझ रहा है क्या अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? चौथा चीज देखो क्या बात कर रहा है, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको नहीं लगता है आपके पास पावर है, तो जो भी आपके पास पावर है उस पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। इमेजिन अ सिचुएशन, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, जब शुरू में 2014 में प्राइम मिनिस्टर साहब बने थे, अलग अलग देश में घूम रहे थे, बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, उतना पैसा जितना पैसा हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, उतने बड़े डिजिट का पैसा तो वो बंदा सिर्फ फॉरेन कंट्री में ट्रैवल्स करके पैसे उड़ा के आता था, मतलब देश के लिए स्ट्रैटेजी बना के आता था। ये हमको कब समझ में आया? ये हमको अब समझ में आया। आज भी आप देखो पुराने तरीके से जो लोग हैं, जिनको पॉलिटिक्स का कोई अपडेट नहीं है, वो बंदे बोलते हैं बहुत पैसा बर्बाद किया है उसने, लेकिन ये पैसे बर्बादी का जड़ ये है कि आज चाइना अपने ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आज अगर चाइना अपने को एक भी आवाज देता है कि मैं तुम्हारी बैंड बजाऊंगा, चाइना के पीछे रशिया बोलता है तुम घुसो तो सही, हम तुम्हारे अंदर घुसेंगे। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। आप जापान की मेरे साथ बात करो यार, जापान कितना छोटा कंट्री है, छोटा कंट्री जापान होने के बाद भी चाइना को बोलता है खबरदार अगर तुमने इंडिया की तरफ कुछ किया है तो हमारे मिसाइल्स ऑलरेडी आपके कंट्री की तरफ टारगेट करके रुके। दिस इज द बॉन्ड विच इंडिया इज क्रिएटिंग। आपको नहीं लगता है अगर हम सामने वाले पर्सन को अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप हमारे देश का पैसा लेके जाओ, देश का पैसा अगर कोई जाके उड़ा रहा है तो वो देश का पैसा उड़ा रहा है तो उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा के आया, जिसका रिजल्ट अपने को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखने को मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बहुत 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 ज्यादा चांसेस थे कि चाइना भारत के ऊपर अटैक करे। ना जुड़ने वाली कंट्री भी जुड़ी है, टर्की जिसका कोई लेना ना देना पाकिस्तान के साथ आके जुड़ गई। यहाँ पे चाइना ने बैक एंड से सामान सप्लाई किया है, फाइटर जेट सप्लाई किया है पाकिस्तान को कि आप यहाँ पे ट्रिगर करो। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, अपनी इंडियन आर्मी जो है ना वो दिमाग से काम नहीं लेती है, वो जब घुस जाती है तो घुस जाती है, आगे पीछे नहीं देखती है। फिर जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, एयरफोर्स बोल रही है चाइना को कि तुम लोग सारा सामान सप्लाई कर रहे हो, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास फ्लाइट लेके। हो जाता क्या वहाँ पे वॉर ट्रिगर? चाइना बीच में घुसता, रशिया पीछे से मुंह मार लेता, यूएसए बोलता था डोंट डू एनीथिंग। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अपने आप को बहुत बड़ा मीडिएटर बोलते हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि मैंने भारत पाकिस्तान के साथ क्या किया है, डिस्कशन करके मैंने सीज फायर किया है। चंद घंटों के अंदर दोबारा से चालू हो गया काला मुंह। क्या जरूरत है अपने आप को इतना बढ़ावा देने का? दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, यू डोंट हैव द अथॉरिटी सो यू डोंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगा, वरना पावर इज यूजलेस, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बता रहा है
एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? एक साथ आपस में मिलजुल के चलना. सीधी सी बात है, परचेस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. जब तक ये लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के नहीं चलेंगे ना, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा. सर कैसे नहीं होगा? इमेजिन अ सिचुएशन, प्रोडक्शन वाला बंदा खाली आप बैठा है. प्रोडक्शन वाला बंदा क्या बोल रहा है? फाइनेंस डिपार्टमेंट को साथ पैसा दो तो हम लोग रॉ मटेरियल लेके आएंगे. फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है छोड़ना यार, अभी पैसे की तंगी है, अभी छोड़. प्रोडक्शन वाला बोलता है छोड़ तो छोड़, मेरे बाप का क्या जा रहा है. जब तक तुम पैसा नहीं देंगे तब तक मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगा. जब तक मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग नहीं करेगा. जब तक मार्केटिंग वाला मार्केटिंग नहीं करेगा, सेल वाला सेल नहीं करेगा. सेल नहीं होगा तो इनकम नहीं आएगा. इनकम नहीं आएगा तो ओनर को पैसा नहीं मिलेगा. ओनर को पैसा नहीं मिलेगा तो ओनर सबसे पहले तुमको पकड़ेगा, तुम लोग पैसे को मिसमैनेज कैसे कर रहे हो, सब जरूरत के टाइम पे पैसा अवेलेबल क्यों नहीं है. दिस इज द क्वेश्चन. ट्रस्ट मी, व्हेन आई वाज एसोसिएटेड विद टाटास, राइट, इवन टाटा के जो सीईओ होते हैं ना, वो चंद घंटों के अंदर करोड़ों की डीलिंग्स करते हैं बैंक्स के साथ. क्यों? ताकि बिजनेस के अंदर कभी भी कैश क्रंच ना आए. कैश क्रंच आ जाएगा तो एक डिपार्टमेंट ने अगर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट नहीं किया तो यहाँ पे क्या रुक जाएगा? एक डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन ना करने के कारण 3 डिपार्टमेंट रुक जाते हैं. फाइनेंस वाला जब तक पैसा नहीं देगा ना, तब तक ये 3 डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर सकते. इट्स अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग. समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो बताओ, व्हाट इज फर्स्ट? फैसिलिटेट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशन. क्या है फर्स्ट? फैसिलिटेट, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन. व्हाट इज सेकंड? स्पेशलाइजेशन. क्यों आ रहा है? क्योंकि बार बार मैं उसी चीज को कर रहा हूँ. तो जिस चीज को आप बार बार करोगे, आप देखो, बैट्समैन की बात करता हूँ मैं, विराट कोहली की बात करता हूँ, इंडिया पाकिस्तान के विराट कोहली का रिसेंटली अगर आप देखोगे ना, इंडिया पाकिस्तान का जब फाइनल मैच हुआ था, उससे पहले उस बंदे का फॉर्म थोड़ा खराब चल रहा था, उसका नसीब उसको साथ नहीं दे रहा था. मैच के एक रात पहले बंदा जाके प्रैक्टिस नेट में प्रैक्टिस कर रहा है. क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं ही थिंक्स कि आई एम अ बैट्समैन, मेरे कंट्री को मेरी जरूरत है. अगर मेरा स्पेशलाइजेशन में फाइनल मैच में नहीं दिखाऊंगा ना, तो मेरा पर्पस फुलफिल नहीं होगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड. रोहित के कैप्टनसी की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो वो बंदे को पता है कि मेरे को मेरी कैप्टनसी को कब लाना है. एमएसडी की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो उसको पता है कि जब जब इंडिया को जरूरत पड़ेगी तब तक मेरे को कहां खड़े होना है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है. आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, जितने भी क्रिकेट प्लेयर है या जितने भी फुटबॉल के प्लेयर है या जितने भी स्पोर्ट्स के प्लेयर है ना, हर एक टीम के स्पेशलाइजेशन कोई ना कोई तो प्लेयर होता है, और उस प्लेयर को पता होता है कि मेरे देश को मेरे को कैसा बचाना है. अंडरस्टैंडिंग के ऊपर से जा रहा है. व्हाट इज द थर्ड थिंग? डिफाइंस द जॉब प्रॉपर्ली. अगेन, आपने मैन को अपॉइंट किया है, आपने रिसोर्सेज को भी इकट्ठा किया है. हर एक इंसान को जिसको आपने बुलाया ना, उसको आप उसका काम अच्छे से समझा लो कि भाई तेरे को इतना ही करना है, इसके अलावा तेरा और कुछ काम नहीं है, तो तू इधर उधर मुंह मत मार, इसमें ही अपना स्पेशलाइजेशन मार. इधर उधर देखेगा, तेरा ध्यान स्कैटर्ड हो जाएगा. तेरा ध्यान स्कैटर्ड हो जाएगा तो तू अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं दे पाएगा. अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं देगा तो इट इज अ टोटल लॉस फॉर ऑर्गेनाइजेशन. फेलिंग इन वन सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू फेलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है? व्हाट इज द फोर्थ थिंग? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जिसको पावर देना है दो, लेकिन पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इमेजिन करो, मेरे को पावर दिया है कि 50 बच्चों का क्लासरूम आपको संभालना है. मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है 50 बच्चों का क्लासरूम आपको संभालना है. सर 50 बच्चों का क्लासरूम अगर नहीं संभालना है तो 5 को बाहर निकालने का भी पावर हाथ में है, तब जाके ये 50 का रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में लेते, वरना हाथ में नहीं लेते. दिस इज अ सिंपल थिंग. इमेजिन करो, इंडियन एयरफोर्स को बोला है कि पॉइंट 0 पे आपको ये अपना टारगेट हिट करना है, गलती से पाकिस्तान में मत घुस जाना. घुस गए, अब क्या होगा? पावर है, इंडियन एयरफोर्स के पास पूरा पावर है, वो जहां तक जाए वहां तक जा सकते हैं, बाद में बोल सकते हैं सॉरी गलती हो गई, दिखा नहीं. यही तो हुआ था अभी रिसेंटली, अगर आपको पता है, अच्छे से ट्रैक कर रहे हो तो. व्हाट इज द फिफ्थ थिंग व्हिच दे आर ट्राइंग टू से? एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ मिलजुल के आगे बढ़ेंगे. व्हाट इज द सिक्स्थ? हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इफेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव? अच्छी तरीके से सब कुछ चीजें चलना. अच्छी तरीके से सब कुछ चीजें कब चलेगी? जब टाइम पे रिसोर्सेस है, हाँ, टाइम पे पैसे है, हाँ, हर एक बंदा अपना अपना काम प्रॉपर तरीके से निभा रहा है. यस, इफ एवरीथिंग इज यस, तब जाके आप बोल सकते हो कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली मैनेज हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है. इफेक्टिवली मैनेज नहीं होगा मतलब नाम खराब होना चालू. नाम खराब होना चालू मतलब इट इज अ टोटल फेलियर. कहीं ना कहीं फेलियर के रास्ते पे अपन जा रहे हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, है ना. नेक्स्ट क्या है? हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. एनी आइडिया व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? ग्रोथ का तो मतलब आपको पता है, बढ़ाना, बिजनेस को बढ़ाना.
बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं। अगर मैं मेरा स्पेशलाइजेशन हासिल करता हूं तो डोंट यू थिंक सो यहाँ पे बैच ग्रो करना कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक इंसान अगर अपने अपने सब्जेक्ट में अपना अपना स्पेशलाइजेशन हासिल करता है तो बैच का बढ़ना निश्चित है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, द फाइनेंस एजुकेटर जो भी आपको फाइनेंस के बारे में पढ़ाता है, राइट, मान के चलते हैं यहाँ पे जो भी फाइनेंस आपको पढ़ाता है, मेरे को बताओ अगर उस बंदे को लगता है कि सीए के साथ साथ क्यों ना अगर हम लोग एसीसीए के लिए भी स्टडीज कराए, तो एसीसीए के लिए भी कोचिंग क्लासेस ओपन करें, तो एफआरएम के लिए भी कोचिंग क्लासेस ओपन करें, तो क्यों? मेरे को तो आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करता हूँ, किसी सेकंड पर्सन की नहीं करता हूँ। आई एम वेरी मच वेल अवेयर ऑफ ऑल द कॉर्पोरेट लॉस। सेकंड, क्योंकि मेरा एलएलबी हुआ है तो मेरे को बेसिकली सारे के सारे क्रिमिनल लॉस, काले कोड वाले लॉस का भी सारा कुछ चीज़ें पता है। तो कहना है से मेरे को ऐसा लगता है कि सर सीए के कोचिंग में भी आई एम अपर हैंड, सीएस के कोचिंग में भी आई एम अपर हैंड, एट द सेम टाइम अगर आप लॉ का कोचिंग भी ओपन करते हो तो उसमें भी मेरे तरीके से पूरा सपोर्ट रहेगा। आई एम एलिजिबल फॉर दैट, आई कैन डायरेक्टली एंटर इनटू दैट। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ग्रोथ मतलब अपने एग्जिस्टिंग बैच को बढ़ाना, डाइवर्सिफिकेशन मतलब सीएस के साथ साथ लॉ का भी बैच चालू करो, हम वहाँ पे भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल जब आपने सही पर्सन को सही समय पे सही काम के लिए अपॉइंट किया, वरना इट इज डिफिकल्ट। समझ में आ रहा है हाँ या ना? यस। व्हाट इज 8? क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। व्हाट इज सेंस ऑफ सिक्योरिटी? जस्ट इमेजिन मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा हूँ। आई एम टेकिंग द लेक्चर, बार बार हर 10 मिनट में कोई बाहर से आ रहा है, सर इंक्वायरी देखो ना, सर इंक्वायरी देखो ना, सर इंक्वायरी देखो ना। डोंट यू थिंक सो एक आधे टाइम पे मैं फ्रस्ट्रेट होकर बोलूँगा साला मेरे को इंक्वायरी करना है कि लेक्चर लेना है? एक काम बोलो मेरे को, क्योंकि जब तक मेरे को मेरे जॉब लेवल में सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, जब तक जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा ना, तब तक मैं उस लेवल का कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। एंड जब तक मैं उस लेवल का कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाता हूँ, ट्रस्ट मी, failure of one department is a failure of entire organization. The thing is very much clear. अगर मार्केटिंग वाला बंदा अपना काम अच्छे से नहीं करता है, इसका मतलब अपना प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को पता ही नहीं है। मार्केट में लोगों को प्रोडक्ट पता ही नहीं है तो मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा ही नहीं, बिकेगा ही नहीं तो पैसे ही नहीं आएंगे, पैसे ही नहीं आएंगे तो फाइनेंस वाला भी बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंडिंग अपन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी जिसका जो काम है आप उससे चुपचाप से वही काम करो। उसको अगर आप अलग अलग चीज़ों में उलझा के रखेंगे तो वो बंदा अपना स्पेशलाइजेशन डिलीवर नहीं करके रखेगा। यू नो व्हाई विराट कोहली लेफ्ट कैप्टनसी? ही लेफ्ट कैप्टनसी क्योंकि कैप्टनसी के अंदर बहुत प्रेशर होता है। कहीं ना कहीं बक्कम करप्शन, बक्कम बुकी लोग यहाँ पे बैठे होते हैं पैसा खाने के लिए, मैच हारने के लिए, मैच जिताने के लिए। लास्ट के 3-3, 4-4 बॉल्स के पीछे भी क्या होता है? फ्रेंचाइजी की बात करता हूँ ना, ये मुंबई इंडियंस की जिसकी भी आप बात कर रहे हो, सारे के सारे ओनर्स जो लोग होते हैं ना, क्या हो गया यार, ये फालतू बातें करेंगे तो बाहर निकलो यार प्लीज, यू कैन गो इमीडिएटली। सीरियस डिस्कशन में ये फालतू बालिश पना नहीं करने का। डन। सो यहाँ पे ये लोग क्या बता रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े फ्रेंचाइजी लोग होते हैं, राइट, जो ओनर्स होते हैं, कहीं ना कहीं चंद आखिरी के बॉल्स में भी अपना पूरा गेम पलट देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। सो दिस इज पॉसिबल, दिस कैन हैपन। आपको नहीं लगता है जो कैप्टन है वो बंदा क्या सोचेगा, यार इतने क्लोज मैच पे आने के बाद भी अगर मैं मैच हार रहा हूँ, फ्रेंचाइजी का नाम खराब नहीं होगा, जो उस टीम को लीड करता है उसका नाम खराब होगा। एमएसडी न्यूजीलैंड के साथ जब एक मैच में रन आउट हुआ था, उसने क्या क्या किया था वो पूरी सीरीज में, वो किसको याद नहीं है। लास्ट बॉल पे वो रन आउट हुआ था, उसके कारण अपन मैच हारे, वो आज तक उसकी ड्रॉबैक कहीं ना कहीं हर जगह पे चलती है। सो दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज 9? स्कोप फॉर इनोवेशन। व्हाट इज इनोवेशन? नया नई चीजों को इनोवेट करना, क्रिएटिविटी दिखाना। सिंपल थिंग, मैं अगर मेरा काम रिपीटेडली कर रहा हूँ तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं मेरा काम मैं जितना भी स्पीड से करूँगा मेरे दिमाग में हर बार नई नई आइडिया आएगी, क्या मैं इस काम को इस तरीके भी से कर सकता हूँ क्या? यस, क्योंकि जैसे नॉर्मल चल रहा है वो तो मेरे को पता है, लेकिन अगर मैं कुछ नई नई टेक्निक्स को, नई नई आइडिया को अपना रहा हूँ ताकि मेरा काम फटाफट हो जाए, दिस इज पॉसिबल। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर स्पेशलाइज्ड। एंड आप स्पेशलाइज तब हो पाओगे जब आपको सिर्फ आपका ही काम दिया जाएगा। आपको अगर भलता कोई दूसरा काम भी दिया जाएगा ना तो आप उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे। इफ आई एम कंटिन्यूसली डिलीवरिंग द लेक्चर्स फ्रॉम सिंस 5 years की ऐसे लॉ को पढ़ाना है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया होगा कि यार लॉ ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो 10 में से 6 बच्चे पास हो रहे, क्यों ना अगर मैं स्ट्रैटेजी चेंज करूँ तो 10 में से 8 पास हो जाए। तो दिस इज अ इनोवेशन, दिस इज अ क्रिएटिविटी जो आप अपना लगा के क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो, है ना। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन? बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अपने पास सारे रिसोर्सेज है,
अपने पास पैसा भी है, अपने पास रॉ मटेरियल भी है, अपने पास मैन भी है, लेकिन अगर हम लोग इस मैन का मिसयूज कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं समझ लो आप अपने बिजनेस के फेलियर के रास्ते पे लेके जा रहे हो। अगर मेरे को पता है कि अपने पास कोई ऐसा बंदा है जो सीए फाइनल लेवल को पढ़ा सकता है, आप उस बंदे को अगर 7th 8th 9th पढ़ाने के लिए दे रहे हो, तो क्या आप उस रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर रहे हो? नहीं। अगर वो रिसोर्सेज अच्छे से नहीं यूज़ पा रहा है तो इट इज़ अ टोटल फेलियर। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? चलो बताओ, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? What is first? Organizing is a what is organizing is a process. What is organizing? It is a process. Process of what? Bringing किस चीज को लाना है? टोटल 4 लोग हैं। कौन कौन? चार एम है। फर्स्ट एम इज फॉर, सेकेंड इज फॉर, थर्ड इज फॉर, फोर्थ इज फॉर। मैन भी है, मशीन भी है, मटेरियल भी है, मनी भी है। इन चारों को इस्तेमाल करके किस तरीके से हम लोग हमारे प्लान को आगे लेके जा सकते, सो दैट वी आर इन द पोजीशन टू एग्जीक्यूट द प्लान। क्योंकि जब तक प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर्पस अचीव नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेशन किसका पढ़ेंगे? नूस एंड ऑर्डर। इसके हिसाब से कितने टोटल काम है? 3 काम है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। सेकंड, एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट को सेग्रीगेट करके काम दे देंगे। व्हाट इज थर्ड? अथॉरिटी, डेलीगेशन, कोऑर्डिनेशन। अथॉरिटी मतलब पावर दे रहा हूँ, डेलीगेशन मतलब मैं आपको काम सौंप रहा हूँ, कॉपरेशन का मतलब, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपको अभी अथॉरिटी दी है तो आप दूसरे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके देख लो आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको काम करना है। दिस इज फॉर श्योर। मैनेजर को सीईओ ऐसा बोलता है कि गेट दिस वर्क डन। हाउ? ये तुम्हारे हाथ में। मैंने आपको 5 एम्प्लॉय हाथ में दिए, इस 5 एम्प्लॉय से कैसे काम कराना है वो तुम्हारा लुकआउट है, वो मेरा लुकआउट नहीं है। ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन। व्हाट इज फर्स्ट? Administration and operation. What is first? Administration and operation. What is second? Bring specialization. What is third? Define the job properly. What is third? Define the job properly. What is fourth? Authority and responsibility. Right? What is fifth? Coordination. What is sixth? Effective administration. What is seventh? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ मतलब जिसमें है उसी में आगे बढ़ेंगे, डाइवर्सिफिकेशन मतलब जिसमें है उसके अलावा भी और कुछ करेंगे हम लोग। राइट? व्हाट इज 8th? सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी यानी वो बंदा स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल कब होगा? जो जिसका स्पेशलाइजेशन है आप उससे वही काम कराओ, दूसरे काम में मत इन्वॉल्व करो, लेट हिम डू। वो परफेक्ट करेगा तो बाकी सब अपना अपना काम परफेक्टली करेंगे, तो द ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन अ विनिंग पोजीशन। व्हाट इज 9? इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नए नए तरीके से, नए नए तरीकों को, रिजल्ट को और इम्प्रोवाइज कर सके, राइट? इम्प्रोवाइज कब करेंगे? जब स्पेशलाइजेशन होगा। स्पेशलाइजेशन होगा तब हम उस चीज़ को, नए नए तरीके अपना के उस चीज़ को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज 10? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एनी डाउट टिल हियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? नहीं? धन्यवाद। विल क्लोज फॉर टुडे।